Hello students, welcome to online फिजिक्स पेपर एनालिसिस सेशंस। फिजिक्स विज्ञान से मैं संजीव कुमार झा आज नीट 2025 पेपर डिस्कशन करूंगा एंड होप हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है। ये कह रहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स इज बीइंग चार्ज्ड such that the surface charge density of the plates is increasing at a constant rate with time. The magnetic field arising due to displacement current, ये हमें पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रहा है उसके बारे में डिस्कशंस करने के लिए बोल रहा है ये। अगर देखें ये एक सर्कुलर प्लेट्स की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है। अब अगर देखें तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ उसी रीजन में एराइज होता है जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट उसी रीजन में एराइज होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा हो। तो अगर देखें, अगर ये चार्जिंग की प्रोसेस में है, ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस यहाँ पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी। एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। एंड क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीजिंग है इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल्स है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट है, इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट है। एंड वायर में जो करंट फ्लो कर रही है ये हमारा कंडक्शंस करंट है। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड हमें बताया गया है। तो अगर आप एम्पियर के साथ मैक्सवेल लॉ को लगा दें, मैक्सवेल एम्पियर लॉ, तो बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट कंडक्शंस करंट एंड प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर यहां पर लूप लें तो इस कंडक्शन करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है, तो इसके लिए आप सिंपली बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट आई सी लिख सकते हैं। लेकिन अगर लूप यहाँ पर लें तो इसके लिए बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट आई डी लिखेंगे। तो इस लूप के थ्रू से मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड अगर डिस्प्लेसमेंट करंट की आप डिफिनीशंस अगर देखो तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। एंड एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर डी बाई डी टी, एंड इसके बदले आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ई ए। एंड ई के बदले में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो ये ए डी सिग्मा बाय डी टी आ जाएगा। तो क्वेश्चंस में ये डिस्प्लेसमेंट करंट कांस्टेंट रेट से राइज कर रहा है ऐसा गिवन है हमें। तो इसके बेसिस पर अगर देखेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट कांस्टेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पर फील्ड नहीं है, यहाँ पर फील्ड नहीं है, इस रीजन में भी फील्ड नहीं है, इसका मतलब इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी। हमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी जो राइज है वो कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट कांस्टेंट है। एंड डिस्प्लेसमेंट करंट सिर्फ इस रीजन में राइज होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आपका बाहर नहीं होगा। तो इसके बेसिस पर अगर ऑप्शंस देखें तो नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलिंड्रिकल, जीरो बिटवीन द प्लेट्स गलत हो गया, जीरो एट ऑल प्लेसेस गलत हो गया, कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स, कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट्स, ये ऑप्शंस हमारा सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है।
एक इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट is aligned with the directions of uniform electric field of magnitude itna. The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with the respect to the electric field. The change in potential energy of the dipole ये पूछ रहा है आपको. अगर देखें सपोज करिए कि ये आपका डायपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर ये थीटा पर हो तो इस पोजीशंस में आप पोटेंशियल एनर्जी को लिखते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा. ये यूजुअली आप पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा लिख रहे हैं. अब ये कह रहा है विद द डायपोल मोमेंट इज अलाइंड विद द डायरेक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फर्स्ट केसेस में अगर देखें तो डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों सेम डायरेक्शंस में है. तो इस केसेस में आपका थीटा 0 हो जाएगा. एंड यहां पर अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस पीई आ जाएगा. cos 0 1 हो गया माइनस एंड डायपोल मोमेंट की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम मीटर. तो ये हमारा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू पावर 5. तो ये हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर 5. तो ये कितना आ गया -2 जूल आ गया. एंड फाइनल वाले केसेस में अगर देखें फाइनल्स पोटेंशियल एनर्जी तो वो अब 60 डिग्री पर है. यानी कि सेकेंड केसेस में आपका डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 60 डिग्री है. तो इस केसेस में अगर लिखेंगे तो माइनस पी ई एंड कॉस 60 ये 1/2 आ जाएगा. एंड पीई की वैल्यू ऑलरेडी 2 जूल है तो ये आपका -1 जूल हो गया. एंड हमें पूछा है द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर हम डेल्टा यू लिखें तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम माइनस करें तो -1 एंड -2 सो दैट विल बी इक्वल टू +1 जूल. इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपका +1 जूल आ रहा है. इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during the collisions. मीन्स आपका क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये सपोज करिए 40 मीटर है. यहाँ से 0.5 kg के एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं. वो यहाँ पर कोलाइड कर रहा है एंड कॉलिजन्स के बाद वो किसी दूसरे वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो कोलाइड कर रहा है उससे डिफरेंट वेलोसिटी से रिटर्न हो रही है. अगर सेम वेलोसिटी से रिटर्न होता तो वो फिर से 40 मीटर हाइट पर जाती. तो मान लीजिए कि वो v2 वेलोसिटी से रिटर्न हो रहा है. एंड सेकेंड क्वेश्चन में ये ओनली 10 मीटर हाइट तक जा रहा है ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है. यानी कि यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है. तो इस कॉलिजन्स में इम्पल्स कितना इम्पार्टेड हुआ उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है. तो आप इम्पल्स को लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम से फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग v1 फाइंड कर लेते हैं. तो अगर हम देखें तो v1 विल बी इक्वल टू 2gh1 का अंडर रूट. एंड यहाँ पर u 0 है. इस केसेस में हमारा u 0 है. तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से आप ये फाइंड कर सकते हैं. एंड h1 की वैल्यू दिया हुआ है तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 40. तो ये कितना आ गया यहाँ से 10 से अगर 10 को बाहर कर लें तो 8 बच जाएगा. तो ये 2√2 आ जाएगा. एंड फिर वेलोसिटी भी निकाल लीजिए.
V2 निकाल लीजिए इसमें, ये इतना मीटर पर सेकेंड हो गया। एंड अगर हम V2 को फाइंड करें तो फिर से हम वही फार्मूला लगा रहे हैं, दैट इज 2GH2। अगर ये अंडर रूट लगा दिए तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड H2 हमारा 10 है, तो ये हमारा 10√2 हो गया। एंड अगर हम इम्पल्स को फाइंड करें तो दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम मीन्स। एंड एक यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शंस को निगेटिव लेंगे एंड अपवर्ड डायरेक्शंस को पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो mv2 एंड माइनस, तो यहाँ पर माइनस mv1 आ जाएगा। तो m अगर कॉमन ले लें, ये v1 एंड प्लस v2 हो सकता है। एंड यहाँ पर 0.5 kg दिया हुआ है, तो ये 1/2 हो गया। एंड v1 की वैल्यू 2√2 यानी 20√2 है एंड प्लस 10√2। तो ये 1/2 इंटू 30√2, ये √2 है, 30√2 आ जाएगा। एंड ये 15 आ गया। सो दिस इज 15√2। एंड इसके बेसिस पर देखें अगर तो 21 आ सकता है। तो 21 न्यूटन सेकेंड्स हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन a polarized sheet placed between the two crossed polarides at 22.5 degree from the polarization axis of one of the polaride is I naught is the intensity of the polarized light after passing through the first polaride। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये कह रहा है कि आपके पास दो क्रॉस्ड पोलराइजर है एंड इससे जो इंटेंसिटी निकल रही है उसकी वैल्यू आई नॉट है। अभी इसने क्या किया है, इसके बीच में एक अलग दूसरा पोलराइड्स रख दिया है जो किसी एक एक्सिस से 22.5 डिग्री पर है। तो अगर देखें तो जो हमारा थर्ड पोलराइड्स है इसके एक्सिस से वो 22.5 डिग्री है। तो यहाँ से जो लाइट निकल रही है उसकी इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन से वो बोल रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर जो लाइट आएगी I1 उसको आप लॉ ऑफ मेलस से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि दैट इज आई कॉस स्क्वायर थीटा के बेसिस पर। तो यहाँ पर देखें अगर तो I1 की वैल्यू विल बी इक्वल टू आई नॉट एंड कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब इसके लिए I1 इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट लाइट हो गई। एंड अगर देखें तो ये अगर आपका 22.5 है तो इसकी एक्सिस और इसके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस 22.5। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी अगर मैं उसको I2 डिनोट कर दूं तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू I1 एंड कॉस स्क्वायर 90 माइनस 22.5 डिग्री। तो ये कितना हो गया, I1 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब I1 का वैल्यू फेड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, आई नॉट एंड कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री एंड इनटू साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। एंड यहाँ पर साइन 2 थीटा आप यूज करें अगर तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में है
तो यहाँ पर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं एंड 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बिकम्स साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आपका जो I2 है, दिस I2 now इज इक्वल टू I नॉट बाय 4 एंड साइन 2 थीटा, ये साइन 45 आ जाएगा, तो ये साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि दो फाइनल इंटेंसिटी जो निकल रही है वो I0/8 आ जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ से लाइट निकल रही है उसकी वैल्यू I0/8 है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये मैकेनिक्स का क्वेश्चंस है, काफी इजी क्वेश्चंस है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स A and B are 100 joule and 25 joule respectively. On applying brakes, car A stops after 1000 meter and car B stops after 1500 meter if FA and FE were the forces applied by the brakes. अगर देखें तो आपको कह रहा है कि सपोज करिए कि ये कार A है, इसके पास 100 जूल एनर्जी है एंड यहाँ पर आप एक ब्रेक लगा रहे हैं FA जो कि उसकी मोशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो ये क्वेश्चंस कह रहा है कि 1000 मीटर के बाद ये स्टॉप करता है, यहाँ से 1000 मीटर के बाद ये स्टॉप कर रहा है, यानी कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है। तो आप इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसके कारण जो वर्क हुआ होगा वो -FA इंटू 1000 एंड वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं हम। वर्क एनर्जी थ्योरम से -FA इंटू 1000 is equal to change in kinetic energy means 0 and -100। सिमिलरली अगर देखें इसको, आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर सिमिलरली देखें तो कार बी के पास काइनेटिक एनर्जी 225 जूल है, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी 225 जूल है एंड ये फिर से ब्रेक लगा रहा है जिसमें फोर्स FB लग रही है। एंड अब ये कह रहा है कि यहाँ पर ये 1500 मीटर के बाद 1500 मीटर के बाद स्टॉप कर रहा है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई। तो अगर देखें तो फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, फिर से वही वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पर -FB एंड इनटू 1500 विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 0 - 225। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप क्या करो, सिंपली दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो। तो FA मल्टीप्लाइड बाय 1000 divided by FB multiplied by 1500 is equal to 100 and divided by 225। अब यहाँ से आप एक जीरो को कैंसिल कर लो, दो जीरो को, एंड एक जीरो को यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 5 and 2 and 4 and 5 एंड यहाँ से 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका 2/3 बच जाएगा। तो 2/3 विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का है एंड व्हीट स्टोन ब्रिज इन्वॉल्व है यहाँ पर। अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो उसमें आप जो मिडिल वाले से है उसमें करंट नहीं फ्लो होगी, तो उसको आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 5/2.5 एंड इक्वल टू 3/1.5। तो ये दोनों इक्वल है, दोनों 2 के बराबर है। इसका मतलब आपका जो
व्हीट स्टोन ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब आप इसको सर्किट से हटा सकते हैं, ये सर्किट में नहीं है। तो अगर ये सर्किट में नहीं होगा तो ये 5 ओम एंड ये 3 ओम सीरीज में आ जाएगा, एंड ये 2.5 एंड 1.5 ये भी सीरीज में आ जाएगा। तो अगर देखें तो 5 एंड 3 आपका सीरीज में है, तो इसकी इक्विवेलेंट 8 आ जाएगी। ये हमारा 8 ओम हो गया, एंड इधर हमारा 4 ओम हो गया। तो इस दोनों का अब पैरेलल में इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो 8 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाय 8 प्लस 4, तो ये 8/3 ओम आ गया। अब यहाँ पर देखिए सर्किट में 1.5 ओम एंड 1/3 ओम एंड 5.5 ओम की एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस है, एंड ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, इस व्हीट स्टोन ब्रिज का हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया, दैट उसकी वैल्यू 8/3 ओम आ रहा है। तो एक बार हम सर्किट को फिर से बना देते हैं, तो अगर देखें तो यहाँ पर एक 1.5 ओम की रेसिस्टेंस है, एंड व्हीट स्टोन ब्रिज की जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकला वो 8/3 निकला, एंड यहाँ पर एक 1/3 ओम की रेसिस्टेंस है, सो दैट इज द 1/3 ओम, एंड 5 वोल्ट्स की एक बैटरी है, ये आपका 5 वोल्ट्स की एक बैटरी है, एंड एक रेसिस्टेंस सर्किट में और है, दैट इज 5.5 ओम। अब अगर देखेंगे तो अब ये सारा रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट निकालें तो ये सिंपली हम ऐड कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1.5 ओम एंड प्लस 5.5 ओम, तो ये कितना हो गया 7, एंड 7 एंड प्लस 8/3 एंड प्लस 1/3, 8/3 एंड प्लस 1/3, तो ये 9/3 हो गया। तो 3 हो गया, यानी कि टोटल इक्विवेलेंट 10 ओम आ गया। तो अब इस सर्किट में हमें करंट को पूछ रहा है, इसका मतलब करंट विल बी इक्वल टू V अपॉन R, एंड V की वैल्यू कितना है, V की वैल्यू 5 वोल्ट है, एंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 10 है, तो ये 1/2 एम्पियर आ जाएगा, एंड 0.5 एम्पियर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 3 identical heat conducting rods are connected in series as shown in the figure, and thermal conductivity mentioned है, left and combination is maintained at a temperature 3T, ये आपका 3T given है क्वेश्चंस में, and right and T पर है, ये भी दिया हुआ, the rods are thermally insulated from outside in steady state, temperature at the left junctions is T1 and that the T2, तो आपको T1 and T2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एक्चुअल में अगर देखें तो ये सीरीज कॉम्बिनेशंस है, सीरीज कॉम्बिनेशंस में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा इन स्टीडी स्टेट सेम होगा, तो उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कर सकते हैं, एंड कैलकुलेशंस को कम करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो इसकी थर्मल रेसिस्टेंस है वो सारे तीनों की अलग अलग थर्मल रेसिस्टेंस के फॉर्म में लिख दीजिए, एंड आइडेंटिकल हीट कंडक्टिंग रॉड्स है, तो हम इसकी लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम लेंगे। तो अगर आप देखें तो थर्मल रेसिस्टेंस को हम लिखते हैं L अपॉन के ए से, और L और A तीनों के लिए सेम दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो ओनली आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो चेंज होगा। तो अगर हम फर्स्ट के लिए लिखें थर्मल रेसिस्टेंस, अगर हम फर्स्ट के लिए लिखें तो L अपॉन 2Ka ऐसा लिख सकते हैं, एंड ये लास्ट वाले का भी ये R3 के बराबर है, और इसके लिए मैंने R1 लिखा है और इसके लिए R3 लिखा है, और मिडिल वन इज द R2, ऐसा कह रहे हैं। तो R2 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो गया L अपन के ए,
अब यहाँ पर अगर देखें, अगर आप L बाई के ए को सपोज करिए कि R मान लेते हैं, तो R1 एंड R2 इस दोनों की वैल्यू R बाई 2 हो जाएगी, इस दोनों का वैल्यू R बाई 2 हो जाएगा। तो अब तीनों सीरीज में है, तो आपका जो इक्विवेलेंट आएगा रेसिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू R बाई 2 प्लस R एंड प्लस R बाई 2। तो ये आपका टोटल 2R आ गया। अब होल के लिए आप हीट करंट का फार्मूला लगा सकते हैं। तो जो स्टीडी स्टेट्स में है, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर 3T है टेम्परेचर और यहाँ पर T है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 3T एंड माइनस T एंड होल डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस इज द 2R। तो ये हमारा T बाय R आ गया। अब अगर देखेंगे तो जो स्टीडी स्टेट्स में जो हीट करंट होगा या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, वो तीनों में सेम है। यानी कि यही हीट करंट की वैल्यू फर्स्ट में भी, सेकंड में भी एंड थर्ड में भी है। तो अब इस प्रॉपर्टी को फिर से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हीट करंट है, अब अगर हम फर्स्ट के लिए लिखें, तो फर्स्ट के लिए लिख सकते हैं 3T एंड माइनस T1 डिवाइडेड बाय इसकी रेसिस्टेंस, एंड इसकी रेसिस्टेंस हमारा R बाई 2 है। तो यहाँ पर R एंड डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। और इस हीट करंट का वैल्यू T बाय R है, तो यहाँ पर T अपन R विल बी इक्वल टू 3T माइनस T1 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से R एंड R कैंसिल हो गया। तो हमें T1 की वैल्यू चाहिए। तो ये हो गया 6T एंड माइनस 2T1। तो अगर देखें तो T1 इज इक्वल टू 5T बाय 2। तो हमारा एक जंक्शंस की टेम्परेचर निकल गया T1। अब उसी तरह से आप इसमें भी लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें मिडिल वाले के लिए, अगर देखें तो मिडिल वाले के लिए जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली R के है। तो हीट करंट को मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ T अपन R, दैट इज द हीट करंट, एंड इक्वल टू T1। या लास्ट के लिए भी लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें T2 माइनस T, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हीट करंट उसमें भी सेम रहेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम T2 माइनस T एंड होल डिवाइडेड बाय, अब R3 की वैल्यू हमारा R1 एंड R3 बोथ आर इक्वल टू R बाई 2। तो यहाँ पर फिर से R बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा फिर से 2 हो गया। यहाँ पर R एंड R को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, दिस इज 2T2 माइनस 2T। तो इस साइड आ जाएगा 3T, इसका मतलब T2 इज इक्वल टू 3T बाई 2। अब अगर देखें तो ये आपका T3 की वैल्यू है और ये T1 के वैल्यू है। एंड क्वेश्चंस में हमें ये बोल रहा है कि T1 एंड T2, ये हमारा T2 है, ये T2 है। T1 एंड T2 का रेशियो निकालना है। तो T1 ये 2 कैंसिल हो गया, 5/3 आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन एन ये सिंपल हार्मोनिक मोशंस का क्वेश्चंस है। इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, ए स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू बॉक्स फिल्ड विद सैंड। As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically so that the average frequency and average amplitude of the system changes with time. तो बेसिकली आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड का टाइम के साथ वेरिएशंस का को इंडिकेट करना है ग्राफिकली। तो यहाँ पर अगर देखें, मान लीजिए कि ये आपका एंड यहाँ पर जो मास है
ये कह रहा है कि यहाँ पर ये लीक कर रहा है, यानी कि मास की वैल्यू कम होगी। तो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को देखें तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू के अपॉन एम का अंडर रूट, एंड अगर m डिक्रीज करेगा तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ऑप्शंस में एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और थर्ड ऑप्शंस में भी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एंड फोर्थ ऑप्शंस में भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो 2 तो बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि वहां पर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन 1 2 1 3 एंड 4 में तीनों में एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीजिंग दिखा रहा है। इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन है उसको चेक करना होगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। अब अगर यहाँ पर देखें एम्पलीट्यूड से रिलेटेड अगर देखें तो मान लीजिए कि ये उसकी एम्पलीट्यूड है। मान लो यहाँ पर एम्पलीट्यूड एक्स नॉट है, एंड ये दोनों तरफ ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ये भी हमारा एक्स नॉट है, दिस इज ऑल्सो एक्स नॉट। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजिशंस है, एंड इक्विलिब्रियम पोजिशंस में नेट फोर्स 0 होता है। इसका मतलब इस डायरेक्शंस में जो के एक्स नॉट फोर्स लग रहा होगा वो mg के बराबर होगा। तो अगर हम देखें तो के एक्स नॉट इक्विलिब्रियम पोजिशंस के, एंड एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड एंड विल बी इक्वल टू द mg। तो यहाँ से जो एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल टू mg बाई के, एंड अगर मास डिक्रीज कर रहा है, अगर मास आपका डिक्रीज कर रहा है तो जो एम्पलीट्यूड है दैट विल आल्सो डिक्रीज। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग है एंड एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर दोनों इंक्रीजिंग दिखा रहा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट दिखा रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है एंड एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर एक इंडक्टर है, एंड एट एन इंस्टेंट व्हेन करंट एंड इज इंक्रीजिंग एट द रेट, इसमें करंट इंस्टैंटेनियस पोजीशंस में 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो आपको ए एंड बी के बीच का जो वोल्टेज है वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर ये इंडक्टर है और इसमें करंट इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इस तरह का होगा, इस इंक्रीजिंग करंट को वो अपोज करेगा। एंड अगर इसमें करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ऐसा बनेगा। एंड दोनों केसेस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को एल डी बाई डी टी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ लिया है। अगर करंट इंक्रीजिंग है तो आपका बैटरी ऐसा बनेगा, एंड करंट अगर डिक्रीजिंग है तो बैटरी ऐसा बनेगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो एल की वैल्यू 1 हेनरी दिया हुआ है, एंड डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर है दैट इज एल डी आई बाई डी टी, तो ये हमारा 1 वोल्ट आ गया। अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर ये पॉइंट ए है, एंड करंट इंक्रीजिंग है इसीलिए आपका बैटरी ऐसा बनेगा। ये इंडक्टर के इक्विवेलेंट हमने एक बैटरी बना दिया, ये 1 वोल्ट का है, एंड इसके बाद इसमें एक 5 वोल्ट्स की बैटरी है, एंड यहाँ पर एक रेसिस्टर है 2 ओम की, एंड इंस्टैंटेनियस करंट 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो हमें ए और बी के बीच का वोल्टेज निकालना है, तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू 1 एंड प्लस 5 एंड प्लस आई आर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दिस इज 2 2 4 5 4 10, ये 10 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो सेकेंड में आपकी मैच हो रही है। नेक्स्ट, ये कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद ए कांस्टेंट फोर्स f
pulling it towards the origin. If Bohr model is used to describe its motion, the radius r of nth orbit and the particle speed का relations establish करना है. अगर देखें तो ये कह रहा है कि a particle of mass m is orbiting around the origin एंड इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू F दिया हुआ है एंड मान लीजिए ये V है, तो आप F को mv स्क्वायर अपन r लिख सकते हैं. तो यहां से अगर देखें तो V की वैल्यू कितना हो गया, एफ आर डिवाइडेड बाय m का अंडर रूट. तो यहां से आप ऐसा कह सकते हो कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r टू दी पावर 1/2 के. एंड अगर इसमें बोर्स मॉडल्स अप्लीकेबल है तो आप एम बी आर इजकल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई लिख सकते हो. एंड अगर देखें यहाँ पर v प्रोपोर्शनल है r टू द पावर 1/2 के, तो r टू द पावर 1/2 एंड r दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू n. हम m h एंड 2 पाई को कांस्टेंट ले लिए हैं. तो यहाँ पर अगर देखें तो r टू द पावर 3/2 ये प्रोपोर्शनल है n के, तो r प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, n टू द पावर 2/3 के. इसका मतलब r इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3. तो अब यहाँ पर देखें तो फर्स्ट ऑप्शंस में एंड लास्ट ऑप्शंस में r इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3. अगर यहाँ पर एक ही होता, एक ही में ऑप्शंस में होता तो हम उसमें उसको आंसर लगा सकते थे, दूसरे को चेक नहीं करते तो टाइम बचता. लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शंस में है, इसका मतलब दूसरा वाला जो कंडीशंस है उसको भी फाइंड आउट करना ही होगा. तो यहाँ पर अगर देखोगे तो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r टू द पावर 1/2 के, एंड r प्रोपोर्शनल है n टू द पावर 2/3 के. तो अगर हम इस दोनों को कंबाइन कर दें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1/3 हो जाएगा. ये n टू द पावर 1/3 होना चाहिए. तो यहाँ पर देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 2/3 है. इसका मतलब ये गलत होगा, यहाँ पर 1/3 है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, यहाँ पर टाइम एंड पोजीशंस का रिलेशंस दिया हुआ है एंड एक्सेलरेशंस ऑफ द पार्टिकल्स को फाइंड करने के लिए बोल रहा है. तो अगर देखें तो आप एक्सेलरेशंस को dv/dt लिखते हो एंड इजी करने के लिए मैं यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ एंड dx से डिवाइड कर दे रहा हूँ. तो ये जो dx/dt टर्म है ये वेलोसिटी हो जाएगा. तो आप एक्सेलरेशंस को v dv/dx के फॉर्म में भी लिख सकते हो. अब अगर देखें यहाँ पर तो आपको t की वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर एंड प्लस x. तो पहले हम dt/dx भी ही निकाल लेते हैं. तो dt/dx विल बी इक्वल टू 2x एंड प्लस 1 एंड इसको रिवर्स कर लेते हैं. तो dx/dt इज इक्वल टू 1/2x एंड प्लस 1 एंड dx/dt आप वेलोसिटी ले सकते हो, तो आप वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1 ले सकते हैं. एंड इसको चाहे तो 2x एंड प्लस 1 एंड होल टू द पावर -1 लिख सकते हैं. एंड यहाँ पर dv/dx फाइंड कर लीजिए. तो dv/dx विल बी इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 एंड होल टू द पावर -2. तो ये -1/2x एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया.
अब अगर देखें तो यहाँ पर ये वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशंस को अगर हम फिर से लिखें तो दैट इज v एंड मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर v के बदले में हम लिख देते हैं 1/2x+1 एंड डी वी बाई डी एक्स के बदले में -1 एंड डिवाइडेड बाय 2x and +1 का होल स्क्वायर। So this will becomes -1/2x and +1 and whole का क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। So this will be the accelerations। तो आप यहाँ पर देखो 2 का प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर अगर करें तो आप डी एक्स बाई डी टी तो ठीक है, दैट इज द 2 डी टी बाई डी एक्स 2x and +1, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो आपको -1 एंड यहाँ पर चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो 2x को डिफ्रेंशिएट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा एंड यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा। सो द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू -2/2x+1 का होल क्यूब। सो दिस इज -2/2x+1 का होल क्यूब। तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर चेन रूल से मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना छोड़ दिया था। नेक्स्ट देखें, a model of quantized motion of electrons in a uniform magnetic field B states that the flux passing through a orbit of electrons is वो फ्लक्स को अपनी तरफ से डिनोट किया है, दैट इज द NH by E, जहां पर n इज द इंटीजर, ऐसा बोल रहा है ये, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू द मॉडल, बोर मॉडल, the magnetic moment of an electron in its lowest energy states will be। तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट्स को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यूजुअली जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फील्ड की, दैट विल बी इक्वल टू बी ए, एंड इसकी वैल्यू वो एन एच बाय ई दिया हुआ है। एंड लोएस्ट एनर्जी स्टेट्स में बोल रहा है, तो एन का वैल्यू ए ले लेंगे, एन का वैल्यू 1 ले लेंगे। तो अगर हम n का वैल्यू 1 ले लें यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा, h/be। तो हमारा एरिया निकल गया। अब हमें कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहा है, इसकी रेडियस सपोज कर ये r है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को आप आई ए लिख सकते हो, एंड ए की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, एंड आई को हम E/T लिख सकते हैं, ए, एंड ई को 2πr होल डिवाइडेड बाय v लिख सकते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब इसमें जिस फॉर्मेट में आंसर होगा उसको करना होगा। तो इसमें आप क्या करो कि एक रेडियस का फार्मूला लिख लो। तो रेडियस विल बी इक्वल टू mb/bq, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है तो e ले लिया, एंड यहाँ पर v/r का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v/r इज इक्वल टू be होल डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ से v/r की वैल्यू निकाल करके इसमें फिट करेंगे। सो नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, आप E/2π ले लो, एंड v/r इज be होल डिवाइडेड बाय m, एंड a का वैल्यू आ गया कितना, h/be। तो ये आ गया h/be। तो यहाँ से be कैंसिल हो जाएगा, तो he/2πm आ जाएगा। तो he/2πm हमारा फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसका मतलब फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A microscope has an objective of focal length 2 centimeter and eyepiece of the focal length 4 centimeter and the tube length 40 centimeter, यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस के बीच का सेपरेशन 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई इज 25 सेंटीमीटर, द मैग्निफिकेशन इन द माइक्रोस्कोप इज। अब
जो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन निकालते हैं वो दो केसेस में निकालते हैं, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, एंड नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर होती है। एंड दूसरा जो है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन होता है, जिसमें फाइनल इमेज आपका 25 सेंटीमीटर पर होता है, जो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन है जो यहाँ पर दिया हुआ है। एंड यहाँ पर अगर देखें, जैसे सपोज करिए कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा फोकस है ऑब्जेक्टिव का, एंड फोकस से जस्ट बियॉन्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ये उसका मैग्नीफाइड इमेज है। अब अगर आप नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हो तो फाइनल इमेज हमारा इन्फिनिटी पर होगा। तो इसका मतलब जो आईपीस है उसके फोकस पर, ये इमेज उसके फोकस पर फॉल करेगा, यानी कि दिस विल बी द एफ ई, एंड फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी पर चला जाएगा। ये आपका फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर जा रही है, ये फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर जा रही है। अब अगर देखें तो ये वाली लेंथ 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब, यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। एंड ये अगर देखें तो ये 4 सेंटीमीटर है, एंड इसकी जो फोकल लेंथ है वो आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस केसेस में मैग्निफिकेशंस का जो जनरल फार्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस डिवीजन, यानी कि d अपॉन एफ ई, जहां पर d हमारा 25 सेंटीमीटर है। अब यहां पर ये 4 सेंटीमीटर को अगर हम नेग्लेक्ट करें तो जो वी नॉट है, दिस इज योर वी नॉट, इस वी नॉट को आप इक्विवेलेंट टू 40 सेंटीमीटर मान सकते हो। तो या मैं एजम्पशंस ले रहा हूँ, एंड निगेटिव साइन सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड है, ऐसा इमेजिन करिए। तो जो मैग्निफिकेशन है दैट विल बी इक्वल टू माइनस एल अपॉन, हम एजम्पशंस ले रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं तो जो वी नॉट है वो लेंथ ऑफ द ट्यूब के बराबर हो सकता है, अगर इग्नोर कर दें तो। एंड यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के जस्ट बियॉन्ड है। तो आपका जो यू नॉट है, दिस इज योर यू नॉट, एंड इस यू नॉट को हम एफ नॉट के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एफ नॉट लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू डी अपॉन एफ ई। तो मैग्निफिकेशंस की हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, एल हमारा 40 है, ये 2 है, ऑल आर इन सेंटीमीटर, ये 25 है, एंड ये 4 है। तो यहाँ से 10 एंड ये 5, तो 25 इंटू 5 125 सेंटीमीटर आ सकता है। तो इसके केस में मैग्निफिकेशंस 125 है, इसको मैं करेक्ट मानता हूँ, लेकिन अगर आप एक्चुअल निकालोगे तो वो 125 सेंटीमीटर से सीओरली डिफर करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एजम्पशन लिया है, इसको इग्नोर किया। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एक्चुअल लोगे तो यहाँ पर जो वी नॉट है वो 36 सेंटीमीटर हो गया, एंड यू नॉट, इसकी फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, सॉरी इसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उससे आप यू नॉट निकाल सकते हो, तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। एंड मैं इसी को करेक्ट मानता हूँ। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें कह रहा है कि देर आर टू इंक्लाइंड सर्फेसेज ऑफ इक्वल लेंथ and same inclination angle 45 degree. One of them is rough and other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface. The coefficient of frictions को find करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो लेट आपका ये सरफेस
ये 45 डिग्री है, हमारा थीटा जो है ये 45 डिग्री है और ये स्मूथ है, ये दिस सरफेस इज स्मूथ। एंड बॉडी को यहाँ से मान लीजिए ये L है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम हम T स्मूथ ले लेते हैं। एंड दूसरे केसेस में इंक्लाइनेशन सेम है 45 डिग्री, एंड यहाँ पर सेम डिस्टेंस L डिस्टेंस को आने में जो टाइम लग रहा है उसको हम TR ले लेते हैं। तो क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि टाइम टेकन ऑन द रफ सरफेस इज ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन ऑन द स्मूथ सरफेस। तो इसके बेसिस पर कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ये आपको म्यू के की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस वाले केसेस में इस डायरेक्शंस में जो एक्सेलरेशंस है उसकी वैल्यू g sin थीटा होगी। तो आपका दिस इज द एक्सेलरेशन ऑन द स्मूथ सरफेस। एंड इस वाले में देखेंगे तो mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एंड फ्रिक्शंस अपवर्ड डायरेक्शंस में लगेगा। तो आपका जो एक्सेलरेशंस है ऑन द रफ सरफेस दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा एंड माइनस f की जगह पर म्यू mg cos थीटा लिख सकते हैं, ये म्यू mg cos थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय m लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर sin 45 एंड cos 45 का वैल्यू सेम होगा, तो यहाँ पर हम 1/√2 कॉमन ले लेते हैं एंड g भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा m तो कैंसिल आउट हो गया, g एंड 1/√2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 माइनस म्यू बच गया। दिस इज एक्सेलरेशन ऑन रफ सरफेस। अब अगर देखें तो यहाँ पर L को आप लिख सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑन एंड t ऑन द स्मूथ सरफेस स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम ऑन द स्मूथ सरफेस हमारा आ गया 2L डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑन द स्मूथ सरफेस का अंडर रूट। सिमिलरली अगर हम टाइम ऑन द रफ सरफेस देखें तो दैट विल बी इक्वल टू 2L एंड एक्सेलरेशन ऑन द रफ सरफेस का अंडर रूट। अब हमें ये रिलेशंस दिया हुआ है कि टाइम ऑन द रफ सरफेस इज द ट्वाइस ऑफ ऑन द स्मूथ सरफेस। तो इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि टी आर का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4t ऑन द स्मूथ का होल स्क्वायर एंड टी आर का वैल्यू ये है, सो दैट इज 2L एंड ए आर का वैल्यू फिट कर दीजिए, तो g 1 माइनस म्यू एंड होल डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू एंड ए एस का वैल्यू देखिए कितना है, ए एस का वैल्यू है g sin थीटा, तो यहाँ पर टी एस ये है तो दिस इज 2L एंड यहाँ पर आ जाएगा g साइन थीटा 1/√2 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 2L कैंसिल हो गया, ये √2 भी कैंसिल हो गया, ये g भी कैंसिल हो गया एंड 4 रह गया, यहाँ पर 4 से तो मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये 4 ts स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 1 माइनस म्यू का वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस म्यू नॉ इज इक्वल टू 1/4, तो म्यू इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1/4, दिस विल बी 3/4, तो 0.75 आ सकता है, ये 0.75 आ सकता है, ये ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको टाइम टेकन ऑन द सेम इंक्लाइनेशंस पर टाइम टेकन ऑन द रफ सरफेस इज ट्वाइस ऑफ द टाइम टेकन ऑन द स्मूथ सरफेस, उसके बेसिस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। नेक्स्ट देखें अगर, तो ये गेट से रिलेटेड है एंड अगर आप गेट्स को रिकॉल करो तो अगर ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो ये फॉरवर्ड वाइस में होगा एंड जस्ट इसके अपोजिट अगर ये लोअर पर है, ये हायर पोटेंशियल पर है, तो ये रिवर्स वाइस में है।
तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर एक वेरिएबल इनपुट लिया है एंड वेरिएबल इनपुट करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो वेरिएबल होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शंस के बेसिस पर यहाँ पर आपका ईएमएफ जनरेट होगा। अब ईएमएफ जनरेट होगा तो वो क्वेश्चंस में ये पूछ रहा है कि हमारा जो डायोड है D1 एंड D2 उसमें से कौन फॉरवर्ड बायस में है एंड कौन रिवर्स बायस में है, ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी, यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होगी ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शंस, उसके कारण ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि कौन सा जो है फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा रिवर्स बायस में है। तो इसके लिए आप इनपुट वोल्टेज को देखो कि में लेने में हम थोड़ा सा एरर किए हैं। दैट इज इक्वल टू 220 साइन 100 एंड पाई एंड इनटू टी है। तो दिस विल बिकम्स 220 साइन 100 pi and 15 होल डिवाइडेड बाय 1000। तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 एंड 2 बच जाएगा यहाँ पर। सो दिस इज 220 साइन एंड यहाँ पर अगर देखें तो 3 पाई बाय 2 को अब पाई प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ये 3 पाई बाय 2 को अब पाई प्लस पाई बाय 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 220 sin pi by 2. So that will becomes the minus 22 volt. तो आप अगर देखें तो यहाँ पर अगर निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो दिस डायोड 1 will be in reverse bias. डायोड 1 will be in reverse bias. And आपका ये पॉजिटिव है तो D2 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। तो D1 इज रिवर्स बायस एंड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है। ठीक है।